हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एसटीएस और लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 13 मार्च से एनएचएम के थ्रू, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। तो यहाँ पर एनएचएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाले जा रहे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हो। जो भी इसके लिए टॉपिक है उसके लिए ज़्यादा फोकस हम लोग का एसटीएस के लिए है और इसमें लैब टेक्नीशियन का भी ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए किसी टॉपिक स्पेसिफिक पे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। उस पर हम एक शाम तक, मतलब एक दिन में तब दो वीडियो लाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो उसके लिए तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये आप सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस इस तरीके से है ये सब, और सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहार निर्धारक है? तो इसका आंसर होगा आहार। आहार क्या होता है कि ज़्यादातर आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके खान पान से ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना कि इन ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन आहार ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें आहार, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें निर्धारक होते हैं, जैसे कि आहार, शारीरिक गतिविधि, शराब, सिगरेट, नशीली दवाओं का उपयोग, हाथ धोना, ये सब। और हाथ धोना तो हाइजीन वाला सिलेबस का भी हिस्सा है। इंटरनेशनल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? आप लोग को याद रखिएगा, 15 अक्टूबर को नेशनल हैंड वॉश डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य निर्धारक है? तो पर्यावरणीय कारक और इसके साथ साथ हम लोग का हेरिटेज, मतलब आनुवांशिक कारण, ये दोनों स्वास्थ्य निर्धारक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पर्यावरणीय कारक है और हेरिटेटरी नहीं है, मतलब आनुवांशिक कारण नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो हम लोग का सटीक ऑप्शन होगा पर्यावरणीय कारक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संतरे में पाया जाने वाला फॉलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसे रोकता है? तो ये जन्म दोष को रोकता है, और गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान 400 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल का यूज करना चाहिए, माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल का यूज करना चाहिए। तो ये फैक्ट है जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दूध को अचानक से गर्म करते फिर उसको जल्दी से ठंडा कर देते हैं। और इसमें ये याद रखिएगा कि जब दूध को गर्म करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो ये एक फैक्ट है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो विटामिन सी स्कर्वी से बचाता है, विटामिन B1 टीबी रोग से बचाता है। तो टीबी रोग किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। और आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर होता है। विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आयोडीन समुद्री चीज़ों में पाया जाता है जिसमें कि नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, जो मॉर्निंग का सनलाइट होता है, और दूध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है? तो ये क्वेश्चन अभी बताएं कि आनुवांशिक कारण और पर्यावरणीय कारक, तो ये दोनों स्वास्थ्य निर्धारक है। हेपेटाइटिस बी के टीके को लगाने का मार्ग है? तो हेपेटाइटिस बी के टीके का लगाने का मार्ग अंतरापेशी है। तो इसका अगर ये याद रखिएगा कि ये अंतरापेशी होता है। और बीसीजी का टीका बैसिलस कैलमेट गुएरिन होता है। और बीसीजी का टीका जो होता है वो जन्म के बाद ही लगाया जाता है। और इसमें कैसे कैसे लगाया जाता है? तो टीके कई तरह के होते हैं। एक होता है ओरल, जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो पोलियो की खुराक पिलाई जाती है तो वो ओरल होता है। तो ओरल में OPV और रोटा वायरस का जो है ये ओरल दिया जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इंट्रामस्कुलर मतलब IM, तो उसमें ये सारे हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, IPV, HPV, HIV, PCV7, इन्फ्लुएंजा, ये सब इंट्रामस्कुलर में आते हैं, मतलब यहाँ लगाया जाता है। तो देखेंगे अगर आपके स्किन जो है उसमें 3 लेयर होती है, तो जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा वो इंट्रामस्कुलर लेयर होता है। तो मतलब यहाँ पर लगाया जाएगा ये वाला। इसमें जितने, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं कि जो ये है इंट्रामस्कुलर सबसे नीचे वाले लेयर में लगाया जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकेंड वाला लेयर होता है ये तो इसमें लगाया जाएगा
इंट्राडर्मल, इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और सबसे ऊपर वाला जो है वो सब क्यूटेनियस होता है, एससी जिसको बोलते हैं। इसमें मेजल्स, येलो फीवर और वेरिसेला का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसके कारण उच्च रक्त शर्करा मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये होता है। और मधुमेह पैनक्रियास से जो निकलता है, याद रखिएगा। और मधुमेह दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, अग्नाशय जो आपका पैनक्रियास होता है उससे इंसुलिन का उत्पादन ही रुक जाता है, तो ये सबसे खतरनाक केस होता है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से देना पड़ता है। और जो टाइप 2 मधुमेह है उसमें अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, या फिर इंसुलिन बना तो पाता है बस बॉडी यूज नहीं कर पाती है, तो ये तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। मगर टाइप 1 सबसे खतरनाक होता है। और रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा जो है 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और निम्न शर्करा लेवल जो होता है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक। अनुवांशिकी के जनक आप सभी को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने अपना पहला जो प्रयोग था वो मटर पे किया था, मटर के दानों पर। और बाकी अगर आप लोग याद रखना चाहें, थॉमस हंट मॉर्गन ये अनुवांशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत दिए थे। मतलब अनुवांशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत की स्थापना हंट मॉर्गन ने किया था। वाटसन और क्रिक ये थे डीएनए अणु की डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे इन्होंने। अब डबल हेलिक्स संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का। और इसके बाद है विलियम बेटसन, इन्होंने अनुवांशिकता का अध्ययन करने के बाद अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये विलियम बेटसन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने अलिंग सूत्री होते हैं? तो मनुष्य में 22 जोड़ी मतलब 22 पेयर्स अलिंग सूत्री होते हैं। अलिंग सूत्र मतलब अलिंग सूत्र का मतलब है जो कि जेंडर डिफाइन करने में जिसका ये रोल नहीं हो। अब जैसे क्या 22 पेयर एक्स ही लोगों के पास होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बट जो 23rd वाला होता है पेयर, उसमें मेल में XY हो जाता है और फीमेल में XX। तो ये जो 23rd पेयर है वो लिंग सूत्री होता है, क्योंकि लिंग निर्धारण वही करता है। इसके अलावा जो 22 है वो अलिंग सूत्री है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। सभी टीकों में से एक टीका राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो BCG है, पता है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। पेंटावेलेंट भी है और OPV भी है जो कि ओरल रूप से दिया जाता है। और जो न्यूमोकोकल है ये इसका हिस्सा नहीं है, तो ये याद रखिएगा। और अगर ये देखना है तो OPV जो होता है वो प्रसव के जन्म खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में प्रथम 3 खुराक जो जन्म के 6 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद और 14 सप्ताह बाद 3 खुराक दिया जाता है। और फिर 16 से 24 महीने की उम्र में एक बूस्टर खुराक दिया जाता है जो कि मौखिक रूप से दिया जाता है। और जो BCG का टीका जन्म के समय लगाया जाता है। और जो पेंटावेलेंट है इसमें HIV, DPT, हेपेटाइटिस B युक्त 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। पेंटावेलेंट टीका 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और पांडिचेरी में पेश किया गया है। जबकि न्यूमोकोकल जो है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली नहीं है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रातःकाल नियमित रूप से टहलना ये अच्छा है, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सही है। नशीली दवाओं से परहेज ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, जैसे हाथ धुलना 20 सेकंड तक, और इसके अलावा सफाई रखना, ये सब अच्छी बात है। मगर अत्यधिक वसायुक्त मसालेदार और तेली व्यंजनों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का खतरा है? तो ये भी सबको पता होगा कि श्वसन विकार जैसे अस्थमा, श्वास नली शोथ, वातस्फीति, आँखों में जलन और आँखों से आंसू निकलना, गर्भपात, समय से पहले प्रसव और कम वजन वाले बच्चों का जन्म, ये सब सारे सही है, ये प्रदूषण के खतरे की वजह से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ खाने की आदतों जो हृदयिका मतलब हार्ट रोग की घटनाओं में योगदान करते हुए हैं, तो इसमें से देखेंगे तो ये आहार में वसा की मात्रा अधिक, ऑब्वियस सी बात है, फैट ज़्यादा यूज करेंगे तो हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। सब्जियों की मात्रा कम रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। और ऐसे आहार जिसमें फलों की मात्रा कम रहेगा तो भी हार्ट के प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसलिए इसमें पूछा है
कि हार्ट के ऐसी आदतें जिससे कि हार्ट रोग की घटना में योगदान देती है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? तो मच्छर से मलेरिया, नारू ज्वर और डेंगू, ये तीनों मच्छर से फैलता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो नारू ज्वर को हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू फीवर, तो ये तीनों मच्छर से फैलते हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे तो मच्छर एनीफिल जो होता है मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर से फैलता है। क्यूलेक्स से मतलब पित्त या पीलिया, डेंगू, नारू ज्वर, ये क्यूलेक्स और एंडीज जो होता है इससे डेंगू फैलता है। और मक्खियों से क्या होता है? मक्खियाँ टाइफाइड, दस्त, पेचिश, हैजा, तपेदिक, नेत्र रोग, ये सब मक्खियों से होता है। सिकता मक्खी जो होता है उससे काला जार होता है। सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। और जू जानपदिक टाइफस ये फैलाता है, संचारित रोग है। ये सब संचारित रोग है जो कि हम लोग के सिलेबस में भी है, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये याद रखिएगा कि मलेरिया, नारू ज्वर, पीलिया, डेंगू, नारू, ये टाइफाइड, दस्त, पेचिश, हैजा, तपेदिक, कालाजार, निद्रा रोग, टाइफस, प्लेग, ये सब संचारित रोग हैं, मतलब फैलते हैं। और मतलब रेड चूहों से प्लेग फैलता है, ये आपको पता है, जिसको कि काली मौत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूषित जल के सेवन से होने वाला रोग। तो पोलियो, हैजा और हेपेटाइटिस, ये तीनों दूषित जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 22 सितंबर 1974 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और जिसमें कि 1981 में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को भी शामिल किया गया था। तो ये, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में शामिल होता है। तो ये तीनों, समायोजनशीलता, भावात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास, ये तीनों है तो मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ देखना चाहेंगे तो 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम NLCP शुरू किया गया। 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, ये देखिए राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम है, मतलब नियंत्रित किया जाएगा। और 1983 में उसका जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, उसका उन्मूलन करने का कार्यक्रम है। 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग का उन्मूलन, राष्ट्रीय स्तर पर 1962 में भारत सरकार ने तपेदिक मामलों का पता लगाने, प्रभावी उपचार, जिला क्षय रोग केंद्रों की स्थापना, लघु कोर्स कीमोथेरेपी का विस्तार, ये सब स्थापित किया था, ये सब कार्यक्रम शुरू किए थे, तो ये याद रखिएगा डायरेक्ट। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन आज का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हरियाणा से हुआ था। ये कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था, पानीपत हरियाणा। 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यहाँ हमारा देखेंगे कि प्रेजेंटेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है, बट हमने जो बोला उसको थोड़ा ईयरफोन लगा के अच्छे से अगर सुन लेंगे तो काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन टॉपिक वाइज चाहिए होगा तो उस पर कमेंट करिएगा, तब उसका वीडियो भी डाल देंगे शाम तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे। धन्यवाद।